वेलकम टू शुक्लाइटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाइटी पॉइंट में। मैं सिम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में और जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और उसका क्या क्या महत्व है और क्या उपयोगिताएं हैं हमारे दैनिक जीवन में, इन सभी को देखेंगे। शिक्षार्थी यानी छात्र की दृष्टि से देखेंगे क्या क्या उपयोगिता है हमारे समाज में, और एक शिक्षक की दृष्टि से भी देखेंगे, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी देखेंगे क्या उपयोगिता यानी क्या महत्व है। ठीक, तो इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे वीडियो में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये लेक्चर जो है वो बी द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 से रिलेटेड है। इसलिए जो व्यक्ति यानी जो छात्र एवं छात्राएं बी द्वितीय वर्ष में शिक्षा शास्त्र लिए हुए हैं उनके लिए लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, पेपर 1 जिसका नाम है, पेपर 1 का आपके क्या नाम है मित्रों? तो पेपर 1 का नाम है आपके शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है शिक्षा मनोविज्ञान, एंड जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है यानी सेकंड पेपर जो होता है मित्रों, वो होता है आपका शिक्षा में विचारधारा एवं उनका प्रयोग, जिसके अंतर्गत दर्शन वगैरह आप पढ़ते हैं, शिक्षा दर्शन। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं आप? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं। तो इससे पहले एक लेक्चर हमारा अपलोड है। ठीक, और उसके बाद में जो 2020 का पेपर हुआ था शिक्षा शास्त्र का, वो भी अपलोडेड है। ठीक, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लेंगे। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और साथ ही साथ मैं प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देना चाहूँगा। ठीक है, बाद में मैं दे दूंगा। अभी हालांकि टाइम नहीं है इतना सारे चीज़ें करने के लिए, लेकिन हाँ, जब टाइम मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूंगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलेगी। ठीक, लेकिन थोड़े दिन और रुक जाइए, एग्ज़ाम थोड़ा निकट आने दीजिए, फिर मैं पीडीएफ सबकी बना दूंगा और पूरे के पूरे सिलेबस की आपको पीडीएफ फटाफट दे दूंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा, वो प्लेटफॉर्म बताऊंगा कहाँ पे देना है, कैसे देना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पता हो जाएंगी आपको। ठीक, हम हमारे साथ आपको बने रहना है लास्ट तक। ठीक है, परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन मोड पर भी वीडियो आएगी 2 घंटे की। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की 2 से ढाई घंटे की वीडियो होगी। उसमें आपको एकदम से क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा। जितनी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा वो सारे 2 घंटे में मैं जो है एक तेज़ी से, ठीक है, वीडियो बना दूंगा, जिससे आप जो है जब परीक्षा में जाएं तो 2 बार वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद में अगर वीडियो पेपर देने जाएंगे तो अच्छे तरीके से आप पेपर में नंबर ला सकते हैं। ठीक, चलिए मित्रों, आज बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो मीनिंग क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, साथ ही साथ उसका महत्व भी देखेंगे। ठीक, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा आता है। हर एक एग्जाम में मतलब कि हर एक साल में, मतलब जैसे 2020 में देखेंगे तो भी मिलेगा, 2018 में, 19 में देखेंगे तो भी ये प्रश्न मिलता ही रहेगा, क्योंकि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम ही है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जब नाम है तो शिक्षा मनोविज्ञान से लगभग 2 से 3 प्रश्न मतलब हर एक साल ईयर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप एकदम से ध्यान रखेंगे। ठीक, आइए चलिए बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? शिक्षा और मनोविज्ञान। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले हमने मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बात की है मनोविज्ञान की परिभाषा की, मनोविज्ञान के क्षेत्र की, और ये भी जाना है कि मनोविज्ञान जो है किस प्रकार का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, या फिर साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ठीक, यानी मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, या फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक, या फिर मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करें हैं इससे पहले वाला जो लेक्चर अपलोडेड है उसमें। ठीक है, उसको आप देख लेंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो होंगे एक दूसरे से लिंकेड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो इसलिए इनमें आपको पहला वीडियो जरूर देखना होगा। प्लेलिस्ट मेरी बनी है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको ढूंढेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है शिक्षा मनोविज्ञान। पहला तो शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के लिए उस वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन 2 शब्दों पर विचार कर लेने के पश्चात ही हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को भली भांति रूप से समझ सकते हैं। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन होता है। ठीक, किसी भी बालक को अगर हम शिक्षा नहीं देते हैं, उसको शिक्षित नहीं करते हैं, तो उसका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी जो है रामचरितमानस में लिखा है
कि बिना पढ़ा नर पशु कहावै। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो उसमें रामू, बालिका, अन्ना, कैस्पर हाउजर, ठीक इस प्रकार के आपने समाज विहीन बच्चों को देखा होगा, जो कि जिनको समाज का वरदहस्त नहीं प्राप्त हुआ, समाज में नहीं रहे व्यक्ति, तो उनके चाल चलन में भी परिवर्तन था। वो जानवरों की तरह चलते थे, उनकी तरह चिघाड़ते बोलते थे, ठीक। तो अगर समाज नहीं मिलता उनको, या फिर समाज में उनको शिक्षा, मान ली समाज भी मिल गया लेकिन शिक्षा नहीं मिली, तो भी वो जो है एकदम से पशु के समान पशुवत व्यवहार करते हैं लोग, ठीक। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, बालक का सर्वांगीण विकास यानी चौतरफा विकास करती है, ठीक। उसके व्यक्तित्व के पूर्ण का विकास सोपान है, उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का सोपान है, यानी उसके जो व्यक्तित्व मतलब होता है आपका पर्सनालिटी, तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किससे होता है? शिक्षा से होता है। शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों का को उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करती है। शिक्षा क्या करती है? जो व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर निकालती है और पूर्ण रूप से विकसित करवाती है। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए मित्रों, यहाँ पे देखें, दूसरे शब्दों में बालक के व्यवहार का परिष्कार है, जो बालक तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी होता है। तो शिक्षा जो होती है बालक के व्यवहार का परिष्कार है, यानी बालक का जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होगा, वो शिक्षा पर डिपेंड होता है, ठीक है। जो बालक तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी होता है। बालक के लिए भी शिक्षा जरूरी होती है और किसी बालक का शिक्षित होना उस समाज के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे के संपूरक है। मतलब अगर बालक को शिक्षा नहीं मिलेगी तो समाज बेकार बनेगा, ठीक, क्योंकि आने वाला समाज उस बच्चे पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि वो भी एक आएगी तो वर्तमान पीढ़ी का ही निर्माण करेगी। उसके भी बच्चे होंगे जिसने नहीं पढ़ा है, तो भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहेगा। लेकिन हालांकि ऐसा मुद्दा कम ही देखने को मिलता है समाज में, लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है तो उसकी मानसिकता भी उसी प्रकार से होगी जैसे समाज को जो समाज उससे रिक्वायरमेंट चाहता था, उस व्यक्ति से जो समाज को अपेक्षा थी उस व्यक्ति से, वो अपेक्षा उस समाज को नहीं दे पाता। इसलिए समाज में शिक्षित व्यक्ति का होना अति आवश्यक है, ठीक। आगे इसी संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, आपको मैं जितनी सारी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ या फिर जितनी बातें यहाँ पे स्लाइड पे लिखी हुई हैं, इन सभी बातों को रटना नहीं, बस इनको समझ लेना है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, और अपने शब्दों में इसको आपको अपनी परीक्षा में लिख देना है। या फिर अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हैं या रटने की आपकी प्रक्रिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रट भी सकते हैं, उसमें मैं रोकने तो आऊँगा नहीं मित्रों। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ और आप अपनी भाषा में इसको एग्जाम में लिखेंगे। कोई भाषा मैटर नहीं करती बीए की परीक्षा में। आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो उसमें भाषा, लैंग्वेज आपकी मैटर करती है। हालांकि बीए में उतनी भाषा मैटर नहीं करती, क्योंकि जब हमने बीए की परीक्षा दी थी तो हमने इतनी सावधानी पूर्वक परीक्षा दी कि जैसे कि अगर 500 शब्द दिया था कि 500 शब्द में दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमको लिखना है, तो हम 500 ही शब्द में लिखते थे परीक्षा। इतने जो है हम निर्देशानुसार पालन करते थे। और साथ ही साथ जानते हो हम कैसा भी लिखते थे, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखा तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते थे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक। और साथ ही साथ हम ऐसे, जैसे यहाँ पे कामा लगा तो ये कामा वगैरह लगा करके लिखते थे कि मान लिया जैसे कहा गया कि इनके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या हो गया, गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है, जेपी गिलफ्योर्ड के मतानुसार, तो उसके आगे हम डैश वैश लगा करके डबल इन्वर्टेड कामा में उनकी परिभाषा को लिखते थे, ठीक। उसके बाद में बहुत तीर वगैरह बना करके इसके दो भाग होते हैं, एक पहला भाग, दूसरा भाग, इस तरीके से खूब बढ़िया कैटेगराइज करके। लेकिन उस हिसाब से नंबर नहीं मिला हमको। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप एकदम से, मैं यूपीएससी के लेवल में उसमें लिख रहा था कि मतलब जैसे कि मेंस वगैरह की परीक्षा में लिखा जाता है, उसमें एकदम से तथ्यात्मक रूप से एक हेडिंग बाय हेडिंग, ठीक, एक जो है पॉइंट बाय पॉइंट दर पॉइंट लिखता था। तो वो उनके समझ में नहीं आएगा। आपको लिखना कैसे है? आपको पैराग्राफ में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें भाषा आपकी कैसी है, डोंट मैटर, लेकिन हाँ, भाषा कैसी होनी चाहिए आपकी? भाषा ऐसी हो जिसमें ये हो कि तारतम्यता बनी हो। ऐसा नहीं है कि राम आम खा रहा था, या फिर राम आम के पेड़ पर चढ़ा, उसके बाद में आपने था या है वगैरह नहीं लगाया, या फिर आपके आप में सेंटेंस सही से नहीं बैठ रहा है कि जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, ये काल आप हिंदी में पढ़े होंगे, तो उसमें ये डिपेंड करना चाहिए कि हाँ, बात क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक। तो वो डिपेंड होना चाहिए। चलें, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है बड़े अच्छे शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। इन्होंने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए।
इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण होती है। यानी शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास होता है, और शिक्षा के द्वारा बालक का विकास होगा तो बालक के द्वारा समाज का विकास होगा। तो इसलिए अगर शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, तो शिक्षा का भी उत्तरदायित्व, अगर शिक्षा के द्वारा समाज का निर्माण या मनुष्य का निर्माण नहीं हो पाता तो शिक्षा बेकार है। ठीक है, इनके कहने का मतलब यही है। अगला देखते हैं हम, अगले विद्वान है प्रसिद्ध विद्वान रेबर्न। तो रेबर्न महोदय का कहना है, रेबर्न का मानना है कि अरस्तु के समय में मनोविज्ञान ने अपना जीवन दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में आरंभ किया। ठीक, किसके रूप में आरंभ किया था? तो शिक्षा शास्त्र जो है दर्शन शास्त्र का एक अंग था उस समय। कब की बात है? अरस्तु के समय की बात है। अरस्तु के समय में जब शुरू हुआ था ये मनोविज्ञान, ठीक, या फिर शिक्षा शास्त्र, किससे शुरू हुआ था? ये दर्शन शास्त्र से शुरू हुआ था। ठीक, रेबर ने इस संबंध में कहा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से क्या कर लिया? पृथक कर लिया, यानी अलग कर लिया। तो धीरे धीरे समाज का विकास हुआ, और समाज में व्यक्ति के बुद्धि में विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? उन्होंने समझा कि नहीं, दर्शन शास्त्र का एक अंग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही है। इसको अलग किया धीरे धीरे करके। ठीक, अब मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। मनोविज्ञान भी थोड़ा समझ लें यहाँ पे। तो मनोविज्ञान जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है साइके, यहाँ पे पी लिखा है, पसाइके लिखा होगा आपका। ठीक, लेकिन पसाइके नहीं, पसाइचे लिखा है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? साइके पढ़ते हैं। ठीक है, ये पी यहाँ पे साइलेंट है। चा को हम का के आकार में यहाँ पे पढ़ते हैं। ये चा का प्रोनाउंसिएशन सी एच ई जो है, ये चे का प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन हम किसको कैसे पढ़ेंगे? साइके पढ़ेंगे। ये साइके लिखा है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो साइके प्लस लोगास से बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा, और लोगास का अर्थ होता है, जैसे कि सोशियोलॉजी में आप देखा होगा तो लोजी शब्द किससे बना होता है? लोगास से बना होता है। और लोगास का अर्थ होता है ज्ञान, अध्ययन, विज्ञान, शास्त्र से। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना या आत्मा का अध्ययन करना। समय के परिवर्तन के साथ मध्ययुगीन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान बताया। 16वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, विलियम वुंट आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। समय के विकास के साथ साथ 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी 1900 के बाद से 20वीं शताब्दी से शुरू हुई। 20वीं शताब्दी मतलब होता है 1901 से लेकर के 2000 की ईस्वी को हम जो है 20वीं शताब्दी कहते हैं। और इस समय क्या चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही। ठीक है, तो इस बात में बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि जो है ये शताब्दी क्या होती है। तो 20वीं शताब्दी मतलब 2001 से लेकर के नहीं, 1901 से लेकर के 2000 तक के समय काल को 20वीं शताब्दी कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जा गया। वाटसन ने लिखा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। आज मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, यानी व्यापक हो गया है, कि ज्ञान की कोई भी शाखा इससे दूर नहीं हो सकती। मनोविज्ञान के क्रमिक विकास के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान का अध्ययन पहले आत्मा के रूप में, फिर मन तथा मस्तिष्क के रूप में, तत्पश्चात चेतना के रूप में, और अब व्यवहार के अध्ययन के रूप में किया जाने लगा है। इस संबंध में वुडवर्थ ने लिखा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन अथवा मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और अब व्यवहार के ढंग को अपनाया है। हमने आपको पिछली वीडियो में, ध्यान होगा आपको, हमने पढ़ाया था कि पहले शुरुआती वैज्ञानिकों ने क्या किया था। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। पहले ये धारणा चलती थी। ठीक, फिर बाद में आया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ठीक, तो कुछ दिनों तक ये परिभाषा चलती रही मनोविज्ञान के संबंध में। उसके बाद में धीरे धीरे जो है समय बीतता गया, उसके बाद में मनोविज्ञान को लोग चेतना का विज्ञान कहने लगे। ठीक है, क्या कहने लगे? चेतना का विज्ञान। उसके बाद में मनोविज्ञान धीरे धीरे और शताब्दी बीती, तो 20वीं शताब्दी तक आते आते हमने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में अध्ययन करना शुरू कर दिया, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है। वही चीजें, ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। ठीक, मनोविज्ञान निरंतर प्रगति करता हुआ आज इसे व्यक्ति की क्रियाओं के अध्ययन के रूप में जाने जाना लगा है। ठीक है, मनोविज्ञान वुडवर्थ के अनुसार, मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ महोदय, इनके अनुसार मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित
व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, यानी वातावरण से भी संबंध रखता है और व्यक्ति की क्या क्या क्रियाएं हैं इनसे भी संबंध रखता है। ठीक है, कौन? मनोविज्ञान। किसके अनुसार? तो मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, उनके अनुसार। स्किनर के शब्दों में देखते हैं, स्किनर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को लेकर के, स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा में जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। तो शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से व्यवहारिक प्रक्रिया, इन दोनों को ग्रहण करके क्या बनता है? शिक्षा मनोविज्ञान बनता है। हालांकि इसकी बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा डिस्कस करेंगे, यानी डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड उसमें हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कितना विस्तृत है, यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो स्कोप एंड डेफिनेशंस हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो इसका जो है तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया था आपको इसका महत्व तो पहले हम देख लेंगे। तो अभी तक आपने क्या समझा? इसका शिक्षा मनोविज्ञान का आपने क्या समझा? अभी तक अर्थ समझा। अब इसको हम समझते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो दैनिक जीवन में इसकी क्या क्या उपयोगिता है शिक्षा मनोविज्ञान की, और इसका क्या महत्व है, यानी यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है, आइए देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था तथा समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस दृष्टि से हम संक्षेप में उसकी उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाल देते हैं, यानी डाल रहे हैं। देखें का तो हम देखेंगे, पहला देखेंगे शिक्षार्थी या छात्र की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। दूसरा हम देखेंगे शिक्षक की दृष्टि से क्या महत्व है इसका शिक्षा मनोविज्ञान का और क्या उपयोगिता है। और हम तीसरा देखेंगे शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से इसका क्या महत्व है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है, यानी यूटिलिटी क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। ठीक है, आइए पहला हम बात कर लेते हैं का नंबर, शिक्षा या शिक्षार्थी या छात्र की दृष्टि से किस प्रकार से महत्व रखता है शिक्षा मनोविज्ञान। देखें, शिक्षा प्रक्रिया में प्रमुख धुरी छात्र होता है। तो शिक्षा की अगर प्रक्रिया किसी चीज को निभाना है तो छात्र ही शिक्षा को ग्रहण करेगा, यानी प्रमुख धुरी है। धुरी मतलब होता है जिसपे रथ आप देखे होंगे, रथ के बीच में एक छेद होता है, उसमें धुरी लगी हुई होती है। ध्यान होगा आपको मित्रों, जब राजा दशरथ जो है देवासुर संग्राम में भाग ले रहे थे उस समय महारानी कैकेयी को भी लेकर के गए थे, और उनके रथ की जो धुरी थी ठीक है वही निकल गई थी। तो उसमें क्या किया था, अब जो है महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी थी। तो उंगली लगा दी थी तो धुरी जो है उनकी उंगली पर टिकी रह गई। ठीक है, थोड़ा सा वो होता चलाने का लिए, घुमाने के लिए चक्का घूमता, धुरी नहीं होती तो चक्का गिर जाता इधर का। तो ठीक है, तो उसी वही धुरी होती है। ठीक, तो उसी के सहारे क्या होता है, पूरा रथ टिका होता है। ठीक, तो राजा दशरथ क्या किए, फिर देवासुर संग्राम लड़े, फिर 2 वचन दिया, 2 वचन वही 14 वर्ष का वनवास जो मांग लिया उन्होंने, और भरत को राजगद्दी दी। ठीक, तो हालांकि वह ये उदाहरण हमने क्यों बताया आपको, इसलिए बताया यह उदाहरण मित्रों, क्योंकि रथ पूरा का पूरा उनकी उंगली पर धुरी पर टिका था। तो इसी प्रकार से जैसे रथ की धुरी जो है वो थी, इसी प्रकार से जो है छात्र जो होता है, शिक्षा पूरी प्रक्रिया मान लिया एक रथ है और ये छात्र क्या है, उसकी एक धुरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही हम उसके यानी बालक के क्या करते हैं, निम्न तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। बालक के निम्न तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला तथ्य। ठीक, बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं का हम अध्ययन कर सकते हैं कि बालक के विकास की जो विभिन्न अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती, बालक के किन किन अवस्थाओं में बालक का विकास होता है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, हम बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं। तो बालक के वंशानुक्रमण यानी उसके जो है अनुवांशिक रूप से उसको देख सकते हैं कि उसका वंश या फिर किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसका वंश कैसा था। ठीक है, और उसका वातावरण उसको कैसा मिला है, यानी उसका वंशानुक्रमण यानी उसके पिताजी का दिमाग कैसा था और उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला पढ़ाई के लिए। ठीक है, वो हम पता लगा सकते हैं शिक्षा से। और साथ ही साथ हम बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी अध्ययन कर सकते हैं इसी दृष्टि से, शिक्षा मनोविज्ञान को मध्य में रख करके। ठीक, साथ ही साथ बालक की वृद्धि, रुचि और योग्यता
इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से। ठीक है, तो शिक्षार्थी या छात्र की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं हम, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं, बालक की वृद्धि, रुचि एवं योग्यताओं का भी अध्ययन कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। ठीक, अब दूसरा हम देख लेते हैं शिक्षक की दृष्टि से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों के लिए कई दृष्टि से उपयोगी है। अध्यापकों के लिए कैसे, पहली देखते हैं। पहला ये है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाता है। तो बालक कैसा होगा, बालक मान लिया कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो बालक की बुद्धि कैसी होगी, ये तो शिक्षक को पहले पता होगी, क्योंकि बालक के बारे में पहले बता दिया हमने। तो बालक की जितनी भी जो क्रियाएं हैं यहाँ पे, कि बालक की अवस्था कैसी होगी, बालक जो है मंद बुद्धि का है या फिर तीव्र बुद्धि का है। यदि बालक तीव्र बुद्धि का होगा तो ज़्यादा चंचल होगा, क्लास में ज़्यादा बोलेगा। ठीक, आप लोगों के साथ ये भी घटित होता है, यदि आप पढ़ने में तेज रहे होंगे क्लास में तो आप बहुत बोलते रहे होंगे। आप क्योंकि टीचर से डरते नहीं थे, टीचर से बोलते थे। ठीक है, उनसे क्वेश्चन करते थे। क्यों क्वेश्चन करते थे? क्योंकि आपके अंदर जानकारी थी। और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो मंद बुद्धि के थे, उनको जानकारी नहीं थी तो पीछे बैठते थे और वो बोलते नहीं होंगे। देखा होगा आपने, क्लास में अभी पढ़ रहे होंगे, कॉलेज वगैरह जाते होंगे तो देखे होंगे। हालांकि कॉलेज में सभी छात्र जो है लगभग जो है डरते वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ स्कूलों में देखे होंगे आप, पीछे बैठने का जो प्रकरण था चलता आ रहा है। ठीक, तो वही बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कि बालक कैसा होगा, बालक का विचार कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, वो कैसा पढ़ा लिखा होगा, ये टीचर जान सकता है किसकी मदद से, तो शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से। साथ ही साथ बालक के स्वभाव, व्यवहार और मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है शिक्षक को। ठीक है, यानी टीचर को। साथ ही साथ शिक्षा को बाल केंद्रित मानने में सहायक होता है। तो शिक्षा को बाल केंद्रित मतलब बालक के आधार पर, यानी बालक क्या चाह रहा है, तो बालक क्या रिक्वायरमेंट रख रहा है, बालक यानी जो स्टूडेंट होता है वो क्या चाहता है किसी टीचर से, इस बात की भी जानकारी किससे प्राप्त होती है, शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। साथ ही साथ चौथा देख लेते हैं, शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए गैरीसन महोदय ने कहा है, यानी लिखा है, क्या लिखा है, कि यदि हम मनोवैज्ञानिक हैं तो हम इस बात का पहले ही ज्ञान यदि हम मनोवैज्ञानिक हैं तो हमको इस बात का पहले ही ज्ञान हो जाता है कि कुछ शिक्षण विधियां गलत होंगी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। तो यदि हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, एक मान लिया मनोवैज्ञानिक है मान लिया हम, ठीक, तो हमको इस बात का पहले ही ज्ञान हो जाएगा कि कुछ शिक्षण जो विधियां हैं वो गलत हैं। ठीक, तो गलत विधियों को हम सही करने का प्रयास करेंगे। यानी बालक मान लिया आपको, आप किसी क्लास में पढ़ाने टीचर कोई जाता है तो अपने मन का अगर पढ़ाने लगता है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट बताते भी हैं, और कभी कभी टीचर समझ भी जाता है कि बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो क्या करता है, अगले दिन जब आता है तो कहता है कि भैया क्या पढ़ा दें आपको, तो आप टॉपिक बताते हैं तब वो पढ़ाता है, तो आप सही से तरीके से उसको पढ़ते हैं। तो ये बात है कि जब कोई हम गलत विधि अपना लेते हैं तो इसको हमें क्या त्रुटि का हमको त्रुटि ज्ञात हो जाती है। क्यों ज्ञात हो जाती है? क्योंकि हमने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा है, इसकी उपयोगिता इस प्रकार से हमारे सामने आ जाती है। ठीक, साथ ही साथ हम तीसरा शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं कैसे उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में। देखें, उद्देश्य निर्धारण में महत्वपूर्ण। तो उद्देश्य क्या होगा शिक्षा का, इसका निर्धारण क्या करती है, शिक्षा व्यवस्था करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य का निर्धारण किससे हम पता लगा लेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान से पता लगा लेंगे। साथ ही साथ पाठ्यक्रम निर्माण में अत्यंत उपयोगी होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो टीचर जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को डील कर सकता है, और पाठ्यक्रम भी वही, अगर जो पाठ्यक्रम बनाते हैं जो पाठ्यक्रम बनाते हैं वो शिक्षा शास्त्र से एमए पीएचडी वगैरह होते हैं। ठीक है, पीएचडी नेट करे हुए होते हैं, वही बनाते हैं। ठीक, तीसरा देख लेते हैं, अनुशासन संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण। क्या क्या अनुशासन बच्चों को देना चाहिए, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उपयोगी शिक्षा विधियों का भी प्रयोग हम इसी के अनुसार करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी जहां बालक, छात्र, शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्थापक के लिए उपयोगी है एवं महत्वपूर्ण है, वही दूसरी ओर अभिभावकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, यानी गार्जियंस के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, क्योंकि बालक का अधिकांश समय अभिभावक के साथ ही व्यतीत होता है। अतः अभिभावक उनकी कमजोरियां जानकर यथासंभव उनमें सुधार लाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है,
तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा केवल टीचर के सुधारने से ही सुधरता है। टीचर तो उसको 5-6 घंटे स्कूल में रहेगा बच्चा, लेकिन कम से कम नहीं तो 12-10 घंटे या फिर 12-15 घंटे तो वो घर में ही रहता है। ठीक, माता-पिता के पास ही रहता है, अपने गार्जियंस के पास रहता है, अभिभावक के पास ही रहता है। तो वो उसको सही तरीके से समझा सकते हैं। इसलिए अभिभावकों को भी शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी ले लेनी चाहिए कि बालक की रुचि किस दिशा में है, उसको उसी दिशा में कार्य करवाएँ। ठीक, तो इस प्रकार से आपने समझा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझा आपने, यानी मीनिंग समझा, और उसका महत्व समझा, और उसकी क्या समझी, उपयोगिता समझी। यानी आप आज की वीडियो में आपने क्या समझा, तो आपने समझा मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली और जाना कि क्या होता है सारी चीज़ें। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, लेक्चर 3 होगा, और लेक्चर 3 में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी डिफाइन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साथ ही साथ हम देखेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक है, विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट, सॉरी, विभिन्न जो है एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अनुसार, यानी मनोवैज्ञानिक के अनुसार और शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ठीक, चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।